हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की। दोस्तों, ये सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था और इससे हर बार सीटेट में एक से दो क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं कुछ बच्चों के लिए। तो इस सिद्धांत को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इससे आपको आगे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोग इसमें सभी बुद्धि के प्रकारों की इन सब की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन थे हार्वर्ड गार्डनर और कौन सा सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं हार्वर्ड गार्डनर की एक इमेज यहाँ पर आपको दी गई है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे अमेरिका के, जिन्होंने दिया था प्रसिद्ध मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का सिद्धांत। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने 1983 में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी प्रस्तुत की। इनके सिद्धांत की ये विशेषता थी कि इसके पहले के सभी मनोवैज्ञानिक मानते थे कि जो बुद्धि होती है वो एक एकल यूनिट की भांति होती है। मतलब कि इसमें जो बालक होता है वो एक ही प्रकार से सोचता है, एक ही प्रकार से सीखता है। लेकिन इन्होंने बताया कि बुद्धिमत्ता कोई एकल चीज नहीं है, बल्कि बहुआयामी होती है। मतलब कि इसके अलग अलग आयाम हैं। कोई व्यक्ति अलग तरीके से सीखता है तो कोई व्यक्ति और अलग तरीके से सीखता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति खेल में अच्छा है तो पढ़ाई में कमजोर हो सकता है, कोई पढ़ाई में अच्छा है खेल में कमजोर हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि खेल वाला बच्चा मूर्ख है या फिर पढ़ाई वाला बच्चा अधिक बुद्धिमान है। इसका मतलब ये है कि एक बच्चा खेल के क्षेत्र में उसकी बुद्धि उच्च स्तर की है और एक बच्चे की बुद्धि पढ़ाई के क्षेत्र में उच्च स्तर की है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति में जो क्षमता होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती है। तो इसी को कहा जाता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। मतलब कि एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती, बहुत कई प्रकार की बुद्धि हो सकती है। हालांकि इस सिद्धांत ने जो पारंपरिक तरीका था जिसके आधार पर आईक्यू के आधार पर बुद्धि की अवधारणा था, जिसके आधार पर आईक्यू आधारित परीक्षण होते थे, मेंटल एज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, उनको सबको चैलेंज किया। इन्होंने बाल केंद्रित, समावेशी और विविध शिक्षण पर बल दिया। मतलब कि विविध शिक्षण से मतलब क्या कि जैसे अगर कोई बच्चा है जो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं लेकिन वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, तो उसको उस आधार पर शिक्षण दिया जाना चाहिए। अलग अलग बच्चों का समावेशन किया जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। और अगर हम इसकी और बात करें तो उन्होंने ये माना कि हर बच्चा बुद्धिमान है पर उसकी बुद्धिमत्ता का प्रकार अलग अलग हो सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई बच्चा मूर्ख होता है, बस ये है कि वो किसी अलग तरीके से बुद्धिमान होता है। एक बच्चा पढ़ाई के रूप में बुद्धिमान हो सकता है, तो दूसरा खेल के क्षेत्र में, तो तीसरा मान के चलिए चित्रकारी के क्षेत्र में, चौथा मान के चलिए हो सकता है कि वो गाना बहुत अच्छे तरीके से गा सकता हो। तो सब बच्चे अलग अलग तरीके से बुद्धिमान होते हैं। हर बच्चा बुद्धिमान होता है, बुद्धिमत्ता का प्रकार अलग हो सकता है। और शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि सभी बुद्धियां पहचाने और उनका विकास करे। तो बहुत ही अच्छी बातें कही इन्होंने, जो कि शिक्षा के क्षेत्र को बहुत उच्च रूप में प्रभावित भी किया इनकी बातों ने, क्योंकि ये बातें सबके समावेशन की बात करती थी, जो कि अभी वर्तमान शिक्षा नीतियां भी करती है। अगर हम कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट के सिद्धांत से जुड़ी करें तो हम देखते हैं कि इनकी थ्योरी मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानी जाती है। मतलब इनका जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत से भी माना जाता है, के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इनके इंटेलिजेंस थ्योरी के अलग अलग टाइप्स थे। इनकी एक बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड करके। उसमें इन्होंने बुद्धि के लगभग 7 प्रकार दिए। बाद में उन्होंने एक प्रकार और बढ़ाया। ये लोग क्योंकि ये लगातार रिसर्च करते रहे हैं तो उन्होंने इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। लेकिन अगर हमको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि उनकी बुद्धि कितने प्रकार की होती है उनके द्वारा दी गई, तो हमको 8 प्रकार याद रखना है। एनसीईआरटी द्वारा भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो 8 ही प्रकार की जो बुद्धि है एनसीईआरटी मानती है। हालांकि उनके 9 या 10 प्रकार की बुद्धि मानी जाती है जो कि बाद में उन्होंने दी थी। लेकिन आपको 8 ही प्रकार याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस कोई सिंगल एंटिटी नहीं है। बुद्धि कोई एक इकाई के रूप में नहीं होती, एक क्षमताओं का संग्रह होता है। किसी में एक प्रकार की क्षमता ज्यादा होती है, किसी में दूसरे प्रकार की क्षमता ज्यादा होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी दी थी, मैं आपको बता ही चुका हूँ। इन्होंने बताया कि हर जो इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। किसी में एक बुद्धि की मात्रा अधिक हो सकती है तो दूसरे की कम हो सकती है। किसी में दोनों दो प्रकार की बुद्धियां मान के चलिए
ज़्यादा स्थिर देखने को मिल सकती है। तो हर प्रकार की बुद्धि एक भिन्न प्रकार की बुद्धि से अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई के क्षेत्र में कमज़ोर है, तो वो पेंटिंग या फिर सिंगिंग के क्षेत्र में भी कमज़ोर होगा। जैसे मान के चलिए आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सचिन तेंदुलकर सर को आप जानते होंगे। क्रिकेट के भगवान वो माने जाते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि शायद वो 10th में फ़ेल हो गए थे। मतलब सोच सकते हैं, जो व्यक्ति क्रिकेट के एरिया में एक जीनियस है, वो पढ़ाई के क्षेत्र में इतना कमज़ोर है कि 10th पास नहीं कर पाया। इसका मतलब ये थोड़ी हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। वो एक अलग प्रकार के इंटेलिजेंट है, उनमें एक अलग प्रकार की बुद्धि है। वो अपने खेल के प्रति ज़्यादा सक्षम है, ना कि पढ़ाई के प्रति। लेकिन इंटेलिजेंट तो वो भी है। ये हमें याद रखना है, हमको सभी बच्चों को लेकर चलना है, इस सिद्धांत के द्वारा हम ये लोग समझते हैं। अ, अगर हम जाने तो इसके हिसाब से टीचर भी अलग-अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। इन्होंने कहा कि टीचर को भी क्या करना चाहिए, जब बच्चों में बुद्धि अलग प्रकार की है, तो टीचर के टीचिंग का जो तरीका है, वो भी तो अलग प्रकार का होना चाहिए। अगर हम सभी बच्चों को एक ही प्रकार से समझाएँगे, तो बच्चों को तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। क्योंकि कोई बच्चे हो सकता है देखकर अच्छा सीखते हो, कोई बच्चे करके अच्छा सीखते हो। तो हमको हर प्रकार के बच्चे को हर प्रकार की बुद्धि के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इन चीज़ों को समझ गए होंगे। 8 प्रकार की बुद्धि मैंने आपको बताई है, तो ये आपको याद रखना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, इन्होंने जो 8 प्रकार की बुद्धियाँ दी हैं, उनको हम लोग क्रम से बात करते हैं। तो 8 प्रकार की बुद्धि में अगर हम सबसे पहले बात करें, हालाँकि इनको अपने भी हिसाब से क्रम से याद रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है भाषिक बुद्धि की। भाषिक बुद्धि को इंग्लिश में कहा जाता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि इसमें एक व्यक्ति बोलने के प्रति या फिर भाषा की जो समझ होती है, उसमें अच्छी भाषा के प्रयोग, लेखन, कहानी सुनना, भाषण देना, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा होता है। मतलब इसमें कौन-कौन सी क्षमताएँ पाई जाएगी? जैसे वो भाषा को बहुत अच्छे से समझ सकेगा, बहुत अच्छे से पढ़ सकेगा, बोल सकेगा, लिख सकेगा, किसी की बात को किसी ने अगर उससे कुछ पूछा तो उसको बहुत स्पष्ट तरीके से वो समझ कर उत्तर दे सकता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? भाषिक बुद्धि कहा जाता है। ये बुद्धि किस-किस में हो सकती है? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये बुद्धि हो सकती है लेखक में ये बुद्धि हो सकती है, ये बुद्धि वक्ता में हो सकती है, पत्रकार में ये बुद्धि हो सकती है, एक शिक्षक में ये बुद्धि हो सकती है और वकील में हो सकती है। देखिए दोस्तों, अगर एक लेखक है, तो लेखक लिखना बहुत अच्छे से जानता है, अपने विचारों को बहुत सुस्पष्ट तरीके से व्यक्त करना जानता है, तो उसमें कौन-सी बुद्धि होगी? उसमें भी भाषिक बुद्धि होगी। एक वक्ता जो अपनी बातों को बहुत अच्छे से कह सकता है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हुए, तो उसमें बुद्धि होगी। पत्रकार जैसे आपने देखा होगा स्टूडियो में किस तरीके से फर्राटेदार तरीके से बोलते हैं, अपने विचारों को कितनी स्पष्टता से व्यक्त करते हैं। एक शिक्षक जो अच्छे शिक्षक होते हैं, अपनी बातों को बिना किसी कन्फ्यूज़न के एकदम स्पष्ट तरीके से व्यक्त करते हैं, तो उनमें भी बुद्धि पाई जाती है। वकील, जैसे आपने देखा होगा कि मूवीज़ में कैसे वो वकील एकदम अपने बात को टू द पॉइंट रखते हैं। जो सामने वाले आकर वकील ने कोई बात कही या फिर कोई उनको जजमेंट देना मतलब जज ने अगर कोई जजमेंट दिया तो उसके खिलाफ अगर उनको बोलना हो तो बड़े स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, तो उनमें भी कौन-सी बुद्धि पाई जाएगी? भाषिक बुद्धि पाई जाएगी। मतलब अपने भाषा पर बहुत अच्छी उनकी पकड़ है, उनको लिखना, बोलना, सुनना, ये सब बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि भाषिक बुद्धि का क्या अर्थ होता है। अब हम बात करेंगे दूसरी टाइप ऑफ की बुद्धि की, जिसको कि बोला जाता है तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, इसमें जो बालक होता है वो बहुत लॉजिकली सोचता है और बड़े गणितीय रूप से बहुत अच्छा होता है। मतलब कि उसको गणना करना, समस्याओं को हल करना, पैटर्न को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे देखा होगा आप लोगों ने कॉम्पिटिशन एग्जाम में, अगर आप रीजनिंग की तैयारी करें तो कई बच्चे रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन बड़े अच्छे से बना लेते हैं, बड़े जल्दी बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है? उनमें तार्किक गणितीय बुद्धि है, उनका तर्क बहुत अच्छा है, उनकी जो मैथमेटिकल एबिलिटीज है वो बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें तो ये किस-किस में बुद्धि हमको देखने मिल सकती है? तो ये बुद्धि हमें देखने मिल सकती है गणितज्ञ में। जैसे आप लोगों ने रामानुजन का नाम सुना होगा, तो उनमें एक बुद्धि बहुत उच्च स्तर की पाई गई होगी। किसी विश्लेषक में जो कोई डेटा एनालिस्ट होते हैं, स्टैटिस्टिक्स का जो अध्ययन करते हैं, उनमें बुद्धि बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इंजीनियर्स जो कि
फ़ॉर्मूलाज़ को या फिर इक्वेशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। और अगर अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो बहुत अच्छे से एक घर की माप, एक घर के नाप को बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है। तो उसमें बुद्धि पाई जाती है। वैज्ञानिकों में भी जो तार्किक गणितीय बुद्धि है वो उच्च मात्रा में पाई जाती है। वो किसी भी चीज़ के पीछे तर्क लगाते हैं कि आखिर इसका कारण ये क्यों है? मतलब कि वो एक छोटी-सी चीज़ से बहुत बड़े-बड़े निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आप आइंस्टीन का नाम इसमें देख सकते हैं। अकाउंटेंट में ये बुद्धि पाई जाती है। अकाउंटेंट को भी बहुत सारा डाटा हैंडल करना होता है, तो उनमें तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाएगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि तार्किक गणितीय बुद्धि किसे कहते हैं। तो आप लोग को ये एग्ज़ाम्पल ज़रूर याद रखना है। जैसे मैंने कहा कि गणितज्ञ में बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए इस टाइप की बुद्धि किसमें पाई जाएगी, या फिर इस पर्टिकुलर टाइप की बुद्धि किसमें पाई जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रकार की बुद्धि। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें एक कन्फ्यूज़न पॉइंट भी जो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात करेंगे दृश्य स्थानिक बुद्धि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विज़ुअल स्पाशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति को स्थान की, दिशाओं की बहुत अच्छी समझ होती है। मतलब कि उसका कौन-सा स्थान है। जैसे आपने देखिए, ये देखिए चित्रकार आपको यहाँ पे दिखाई गई है, एक लड़की चित्र बना रही है। मतलब उसको, वो सामने चित्र अगर देख रही है, सामने अगर ओरिजिनल व्यू देख रही है, तो उसको चित्र में कैसे पेंट कर पा रही है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से ज्ञान है कि किस चीज़ का साइज़ कितना रखना है, किस चीज़ की दिशा कहाँ रखनी है। तो जिनको चित्र, आकार, रंग इन सब का ज्ञान हो, कल्पना जो लोग कर सके, वो डिज़ाइन नक्शा मॉडल बनाने में बहुत अच्छे हों, उनमें क्या कौन-सी इंटेलिजेंस होती है? उनमें दृश्य स्थानिक इंटेलिजेंस होती है, जिनको कि बहुत अच्छे से पता होता है कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना होता है। अगर हम बात करें किन-किन में इंटेलिजेंस पाई जाएगी, तो एक चित्रकार में पाई जाएगी। चित्रकार क्या करता है? चित्रकार सामने कोई व्यू देखता है या फिर किसी व्यक्ति की शक्ल देखता है और उसके हिसाब से जैसे का तैसा चित्र बना लेता है। मतलब उसमें क्या है कि चित्र जो सामने चीज़ रखी है, उसके स्थान, दिशा उसकी बहुत अच्छी समझ है। जो मानचित्र बनाने वाले लोग होते हैं, पूरे धरती को एक मानचित्र में समेट देते हैं, तो उनमें बहुत ही उच्च मात्रा में दृश्य स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि उनको विज़ुअल का, स्पेस का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, कहाँ पर पर्वत रहेंगे, कहाँ पर नदियाँ रहेगी, एग्ज़ैक्ट स्थिति उसकी दिखा देते हैं। आर्किटेक्ट जो होते हैं, आर्किटेक्ट जो किसी भी मकान के नक्शे बनाते हैं कि इस मकान का डिज़ाइन कैसा होगा, उनमें भी ये बुद्धि बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। फोटोग्राफ़र जो होते हैं, उनमें ये बुद्धि पाई जाती है। कोई भी जो डिज़ाइनर होते हैं, वेब डिज़ाइनिंग वाले हो गए या फिर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर भी होते हैं, उनमें भी बुद्धि उच्च मात्रा में पाई जाती है। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न का पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर एक और व्यक्ति का नाम आ सकता है सर्जन। सर्जन आप लोग जानते होंगे, जो सर्जरी का काम करते हैं, और पायलट। ये दोनों में भी आप समझ ही सकते हैं कि ये वाली इंटेलिजेंस होगी ही, दृश्य स्थानिक बुद्धि उनमें भी पाई जाएगी। लेकिन इनका नाम कभी-कभी बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी आता है। लेकिन अगर कभी भी एग्ज़ाम में पूछे कि सर्जन और पायलट ये किस बुद्धि से संबंधित है, तो आपको दृश्य स्थानिक बुद्धि ही टिक करना है, भले ऑप्शन में कुछ भी हो। और वैसे जनरली बॉडीली काइनेस्थेटिक से भी संबंधित है, तो अगर ऑप्शन में दृश्य स्थानिक नहीं है, तो आप वो लगा सकते हैं। अगर दृश्य स्थानिक है तो दृश्य स्थानिक ही लगाना है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब चौथे प्रकार की बुद्धि है सांगीतिक बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि नाम से ही समझ आ रहा होगा, ये व्यक्ति किस में अच्छा होगा, ये व्यक्ति होगा संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा होगा। मतलब कि उसको म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ होगी। जैसे दो चित्र में देख सकते हैं कि म्यूजिक बजा रहे हैं, बहुत अच्छे आवाज कर रहे होंगे ये लोग। तो जो संगीत को समझते हैं, गाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, लय धुन को पहचानते हैं, उन लोगों में ये बुद्धि पाई जाएगी। इनकी क्षमता क्या-क्या होती है कि गाने को, म्यूज़िक को कंपोज़ कर सकते हैं, संगीत के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये बुद्धि उच्च रूप में किसमें पाई जाएगी? ए आर रहमान में, जो लता मंगेशकर जी हैं, उनमें बुद्धि पाई जाती रही होगी। क्योंकि ये लोग ऐसे व्यक्ति थे जो संगीत के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते थे। कई लोग संगीत सुनते हैं तो कहीं एक दूसरी दुनिया में खो जाते हैं, ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उनमें क्या है, उनमें सांगीतिक बुद्धि बहुत अच्छी है। वो संगीत के सुरों के माध्यम से, संगीत की धुन के माध्यम से एक व्यक्ति को दूसरी दुनिया में ले जाने का, मतलब एक दूसरे ही दुनिया में ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो उनमें सांगीतिक बुद्धि बहुत ऊँची मात्रा में पाई जाती है। ये किस-किस में पाई जाएगी? एक गायक में पाई जाएगी, जो संगीतकार होते हैं उनमें पाई जाती है, मतलब कि जो म्यूजिक कंपोज वम्पोज करते हैं उनमें। गीतकार जो होते हैं, लिरिसिस्ट,
जैसे बड़े अच्छे-अच्छे गाने हैं, एक मुँह मुँह के धागे या फिर ऐसे जो भी जो लिरिसिस्ट जिनको लिख देते हैं, ऐसा लगता है कि गानों में कितना मर्म भरा हुआ है, तो उनमें बुद्धि पाई जाती है। अगर कोई म्यूज़िक टीचर है, तो उसमें बुद्धि पाई जाएगी। कोई साउंड इंजीनियर है या फिर जो डीजे होते हैं उनमें बुद्धि पाई जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस-किस में बुद्धि पाई जाएगी, सांगीतिक बुद्धि। अगर हम कहें तो कहीं न कहीं डांसर में भी लय, ताल को समझने की क्षमता तो होती है, क्योंकि वो लोग भी कैसे अपने मूव्स देते हैं संगीत के हिसाब से, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन वो बॉडी काइनेस्थेटिक में मेनली आते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा 4 प्रकार की बुद्धि क्षमता की हम लोगों ने बात की, चारों आपको समझ आ गई होगी। भाषिक बुद्धि, जिससे आप समझ सकते हैं कि जिसको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान हो, जिसकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ हो, तार्किक गणितीय मतलब जो मैथ्स सॉल्व करने में बहुत अच्छा हो या फिर बहुत लॉजिकली सोचने में, लॉजिकली डिसीजन बनाने में अच्छा हो। दृश्य स्थानिक बोले तो जिसको दिशाओं का अच्छा ज्ञान हो, जिसको स्थान का अच्छा ज्ञान हो। और सांगीतिक बुद्धि, जिसकी म्यूजिक में इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 4 और इंटेलिजेंस हमारी बच गई है। अच्छे समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर की बुद्धि की, जिसका नाम है शारीरिक गतिक बुद्धि। अब शारीरिक गतिक, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, बॉडीली काइनेस्थेटिक जिसको कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि शारीरिक रूप से और व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, उसकी फिजिक बहुत अच्छी होती है, शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर फुटबॉल खेल रहा है या फिर कोई डांसर है वो डांस कर रही है या फिर कोई जो कुम्हार है वो घड़े बना रहा है, मतलब कि उसका हाथों पर अपने कंट्रोल है। जैसे इनका अपने पैरों पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, मतलब कि ये लोग शरीर की जो क्रिया है उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करके कोई स्पोर्ट में, कोई डांस में अच्छे हो सकते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं, शरीर का बहुत अच्छे से उपयोग करके किसी कार्य को करते हैं। ये लोग खेल कूद में कुशल हो सकते हैं, नृत्य अभिनय में कुशल हो सकते हैं, शारीरिक संतुलन समन्वय में कुशल हो सकते हैं, जिम्नास्ट हो सकते हैं बहुत अच्छे। जैसे कि अगर कोई फुटबॉल प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, उसकी क्या है, बॉडीली काइनेस्थेटिकली वो बहुत अच्छा है। उसमें क्या है, बॉडीली शारीरिक गतिशील बुद्धि बहुत ज़्यादा है। जैसे विराट कोहली की अगर हम बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, वो क्या है, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन है। तो क्या करते हैं, अपने बॉडी को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। अगर कोई अभिनेता है, अभिनेता भी जैसे आपने देखा होगा अपने हाथों के मुंह से जैसे एक्ट करते, तो उनमें भी क्या है, शारीरिक गतिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। अगर कोई कारीगर है, जैसे आपने देखा होगा कई मूर्तिकार इस प्रकार की मूर्ति बनाते जैसे कि वो रियल प्रतीत होने लगे, तो उनको भी इस चीज का बहुत नॉलेज होता है। अगर हम देखें मूर्तिकार शारीरिक गतिक वाले में भी आएंगे, और वो जो हमने इसके पहले इंटेलिजेंस जो पढ़ी थी, स्पाशियल विजुअल स्पाशियल, उसमें भी आएंगे। तो आपको ये चीज़ों को भी याद रखना है। आप समझ गए हो कि शारीरिक गतिक बुद्धि, इसका एग्जाम्पल जैसे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी आपको याद रखना है, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री, जो लोग अपने खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। अब हम बात करें अगर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की, जिसको कहा जाता है पारस्परिक बुद्धि। हिंदी में तो इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, इंग्लिश में इसको इंटरपर्सनल के नाम से ही जाना जाता है। इसमें क्या होता है, आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनसे अच्छा संबंध बनाते हैं, उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये व्यक्ति जैसे कैसे सभी लोगों से बहुत अच्छे से बात कर पा रहा है, कैसे सब लोग इससे इसकी फ्रेंडशिप है। मतलब कि क्या है, इसको दूसरों की भावनाओं को समझना बहुत अच्छे से आता है, अच्छा संवाद करना आता है, नेतृत्व करना आता है, टीम में काम करना आता है। जैसे आप लोग अगर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, वो बहुत अच्छा बोलते थे, और उसी अच्छा बोलने की वजह से लोगों ने उन पर ट्रस्ट दिखाया। वो पीएम रहे देश के कई बार। तो हम एग्जाम्पल से ये समझना है कि जो नेता हो गए या फिर जो टीम वर्कर हो गए, जो अच्छे मित्र हो गए, या फिर जो बहुत अच्छे लीडर होते हैं, उनमें ये इंटेलिजेंस बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो कंसल्टेंट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट होते हैं, वो भी बड़े अच्छे से व्यक्तियों की भावनाओं को समझते हैं, दूसरे व्यक्तियों की। तो उसको आपको याद रखना है। बस एक चीज इसमें ध्यान देनी है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब जो दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझे। ठीक है। जैसे एक नेता दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता है, चाहे वो भले उसको गलत यूज करे या सही यूज करे, पर वो समझता बहुत अच्छे से है। टीम वर्कर जो होते हैं वो सभी टीम के टीममेट्स की भावनाओं को समझते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो ये पारस्परिक बुद्धि, इसको अंतर व्यक्तिक बुद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब हम बात करेंगे आत्मपरक, या फिर इसको कहा जाता है अंतरा व्यक्तिक बुद्धि।
इसमें क्या होगा, इसके पहले वाली बुद्धि में क्या होता है, व्यक्ति दूसरों को बहुत अच्छे समझता है, दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे समझता है। इस बुद्धि में व्यक्ति स्वयं को बहुत अच्छे समझता है, अपनी भावनाओं को पहचानता है, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करता है। जिसमें ये बुद्धि पाई जाती है, जैसे अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध या फिर महात्मा गांधी, इनमें बुद्धिमत्ता बहुत उच्च मात्रा में थी। मतलब कि ये क्या करते थे, खुद की भावनाओं को समझते थे, मेडिटेट करते थे। तो इनमें आत्मपरक बुद्धि उच्च क्षमता में थी। आत्मचिंतन करते थे ये, अपनी ताकत कमजोरियों को पहचानते थे, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते थे। तो ये किस किस में पाई जाती है, आत्मचिंतकों में पाई जाती है। लक्ष्य निर्धारित करने वाले लोगों में पाई जाती है, मेडिटेट करने वाले लोगों में। अगर हम बात करें फिलोसोफर्स जो होते हैं, उनमें ये बुद्धि पाई जाती है, जो अपने बारे में तर्क करते हैं, अपने बारे में विचार करते हैं। और मोह माया से मुक्त इसीलिए होते हैं क्योंकि वो घमंड नहीं करते, वो चीज़ों को समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो उनमें क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अधिक मात्रा में होती है। ठीक है? अब हम बात करेंगे लास्ट बुद्धि की, जिसको कहा जाता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसके बाद भी हार्वर्ड गार्डनर की एक दो इंटेलिजेंस थी, लेकिन उसकी बात हमको नहीं करनी, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं। प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि ये लोग क्या हो गए, नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गए, नेचर के प्रति इनकी समझ बहुत अच्छी होगी, प्रकृति, जीव जंतु, पौधे, पर्यावरण, इनको समझने से उनको जुड़ने की क्षमता होगी। जैसे आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे एक आते थे, क्या नाम था उनका, मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर ग्रिल्स। वो कैसे नेचर में बहुत अच्छे से रह लेते थे, मछलियाँ खाकर जिंदा रह लेते थे, क्योंकि उनमें प्रकृति की समझ बहुत अच्छी थी। उनको पौधे और जानवरों में रुचि थी, प्रकृति का अवलोकन कर सकते थे, पर चीज़ों को वर्गीकृत कर सकते थे। तो ये बुद्धि किस-किस में पाई जाएगी? जैसे एक तो वही बियर ग्रिल्स, जो कि एक उनको क्या कहेंगे, जो कि एक घूमने वाले हैं, जो प्रकृति के अलग-अलग चीज़ों का एक्सप्लोरर कह सकते हैं उनको। या फिर माली में जो गार्डनर होते हैं, उनमें पाई जाएगी। प्रकृति प्रेमी जो होते हैं, जो नेचर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जंतु विशेषज्ञ होते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं, जो पक्षी विज्ञानी होते हैं, उनमें बुद्धि पाई जाएगी। जैसे देख सकते हैं चित्र में, एक बालक क्या कर रहा है, बहुत ही क्यूरियस वे में देख रहा है पौधे को। मतलब इसमें कौन-सी बुद्धि है? इसमें प्राकृतिक बुद्धि है, क्योंकि उसको प्रकृति की समझ उत्पन्न करनी है। ये जो बच्चे होंगे क्या करेंगे? नेचर के साथ समय बिताना पसंद करेंगे, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो आपको 8 प्रकार की बुद्धि समझ आ गई होगी। तो इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है? और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत की आलोचनाओं की बात करेंगे। देखिए, आलोचना का क्या मतलब है, मतलब ये सिद्धांत बहुत फेमस तो हुआ, लेकिन इसके कुछ कुछ क्या थे, क्रिटिक्स थे, कुछ कुछ आलोचनाएं इसकी हुई कि इसमें क्या क्या कमियां रह गई थी इस बात को लेकर। जैसे कि अगर हम बात करें, तो इस सिद्धांत के कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं थे। एक सेकेंड। जो ये जो सिद्धांत दिया गया था, ये वैज्ञानिक रूप से अपर्याप्त था। मतलब कि जो इस चीज के जो वैज्ञानिक शोध है वो बहुत कम हुए, इन लोगों ने प्रयोग भी बहुत कम लोगों पर किया, जिससे कभी ये स्पष्ट हो ही नहीं पाया कि इन्होंने जो कहा वो कोई वैज्ञानिक तथ्य है या फिर मात्र एक उनकी समझ है। तो ये वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक इनके पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त हुए। हालांकि सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत फेमस है, लेकिन इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं देखे गए। फिर क्या है, इनको इन्होंने जो बुद्धियाँ दी, उनको किसी टेस्ट के थ्रू मापना बड़ा कठिन है। मतलब इसके पहले वाली बुद्धि में क्या होता था, आईक्यू टेस्ट के थ्रू हम उनको माप सकते थे, लेकिन इनकी बुद्धियों को किसी भी टेस्ट से मापना बड़ा कठिन था। फिर एक और दिक्कत इसमें है कि ये बुद्धियाँ, इसमें एक से दो बुद्धियाँ एक दूसरे में ओवरलैप करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जन और पायलट, अब इनमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी होगी, क्योंकि शरीर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। अगर सर्जन अपने हाथों को अच्छे से कंट्रोल न करे, सर्जरी नहीं कर सकता। लेकिन उसमें विजुअल स्पाशियल इंटेलिजेंस भी होगी, वरना वो स्थान की समझ, पता चल रहा है कि उसको लीवर का ऑपरेशन करना है, उसको स्थान की समझ ही नहीं है कि शरीर में लीवर किस स्थान पर पाया जाता है। तो उसमें दोनों प्रकार की इंटेलिजेंस ओवरलैप कर रही है, तो ये इसमें दिक्कत थी। दूसरा, इसका जो शैक्षिक प्रयोग है, इसे लागू करना बड़ा कठिन है। अब सोचिए कि आप एक शिक्षा नीति बना रहे हो और आप 8 प्रकार के इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए बनाएँगे, तो आप कितने प्रकार के आपको बुक्स बनानी पड़ेगी, कितने प्रकार के प्रयोग बनाने पड़ेंगे, मतलब प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा आपके लिए। तो ये इसकी कुछ आलोचनाएँ थी, एग्ज़ाम में इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। हालाँकि इन आलोचनाओं में ये बस एक आलोचना थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो यहाँ पर इसका सिद्धांत समाप्त हुआ। तो थैंक यू दोस्तों, आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।